बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। डियर फेलोज़, आज हम जो अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है चलान, या जिसे हम उर्फ़ आम में रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 कहते हैं या चार्जशीट कहते हैं। डियर फेलोज़, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए 10 क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो एकेडमिकली प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, मुमकिना तौर पे किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या प्रोसिक्यूटर्स को प्रोसिक्यूशन करते वक्त जिनका सामना हो सकता है, या वकला साहिबान को जिन सवालात से वास्ता पड़ सकता है, या स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में या किसी भी एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं वो सवालात मैंने फार्मूलेट किए हैं। पहले मैं आपके सामने रखता हूं, फिर वन बाय वन हम उन सवालात के जवाब इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ और सुपीरियर जुडिशरी की जजमेंट्स की रोशनी में लेने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन जो फार्मूलेट किया है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म चलान ऑब्लिक चार्जशीट ऑब्लिक रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173? Discuss in detail challan in the light of provisions of CrPC, High Court Rules and Orders and Police Rules 1934 and judgments of the Superior Court. दूसरा क्वेश्चन फार्मूलेट किया है, what types of reports are submitted under section 173? Number 3, write a note on the following final report under section 173. Incomplete challan. Number 3, interim challan. Number 4, cancellation report. Number 5, untraced report. Number 6, supplementary challan. Question number 4, is ipsi dixit any opinion of police officer given in report under section 173 is binding upon the court or not? Number 5, does filing of challan raise presumption of guilt against the accused or not? Number 6, is report under section 173 is admissible in evidence or not? Number 7, what are the courts which can take cognizance upon the reports submitted under section 173? Number 8, difference between incomplete challan and interim challan. Number 9, if police doesn't submit interim or complete challan within the stipulated period or the reasonable time, which court can pass direction to the concerned police officer to submit report at the earliest? Number 10, can person discharged by the magistrate under section 173 subsection 3 or figured in column number 2 by the police in challan be summoned, can be summoned by the trial court or not? Dear fellows, ये थे वो 10 सवालात। अब पहला क्वेश्चन की तरह हम पढ़ें कि what do you understand by the term challan? Dear fellows, जब हम चलान को CrPC के सेक्शन 173 और पुलिस रूल्स के रूल 2556 और 2557 और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के चैप्टर वॉल्यूम 3 चैप्टर 2 और पार्ट डी की रोशनी में देखते हैं तो चार्जशीट से हमें समझ आती है कि चार्जशीट या चलान या रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 से हमें ये बात समझ आती है कि इट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो इसको आईओ प्रिपेयर करता है और इसको फॉरवर्ड करता है स्टेशन हाउस ऑफिसर थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू द कंसर्न मैजिस्ट्रेट जिसने उसकी कॉग्निजेंस लेनी होती है। अब इसके अंदर जब हम फर्दर 2556 और 2557 को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो तैयार किया जाता है चलान या चार्जशीट या रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173, ये एक खास फॉर्मेट, एक खास प्रोफार्मा के मुताबिक प्रिपेयर किया जाता है जो कि 2557 के सब रूल 2 के अंदर दिया गया है। ये जो प्रोफार्मा है या ये जो फॉर्मेट है ये 7 कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है और 7 कॉलम्स में सर्टेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम दी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और उसको ड्यूटी फॉरवर्ड करता है एसएचओ। अब इसके अगर 7 कॉलम को देखा जाए तो पहले कॉलम के अंदर नेम ऑफ द इन्फॉर्मेंट यानी मुस्तगीस का नाम लिखा जाता है। दूसरे कॉलम में उन अशखास के, उन इल्जाम अलैहान के अक्यूज पर्सन के नाम लिखे जाते हैं जिनको
इन दी ओपिनियन ऑफ द आईओ चलान नहीं किया जा रहा। मैं लेटर ऑन ये बताऊंगा कि चलान किया जा रहा है या चलान नहीं किया जा रहा है, या खाना नंबर 2 या खाना नंबर 3 या खाना नंबर 4 में फिगर इन करने का मतलब क्या है, और उन लोगों के, उन अक्यूज पर्सन के नाम जो कि एब्सकॉन्ड कर गए हैं लेकिन वो रेड पेंसिल के साथ लिखे जाएंगे खाना नंबर 2 के अंदर। खाना नंबर 3 के अंदर उन लोगों के नाम लिखेंगे, अक्यूज पर्सन के नाम लिखे जाएंगे जो इन दी ओपिनियन ऑफ द आईओ चलान किए जा रहे हैं, यानी उसके पास इतना कंटेंट और एविडेंस मौजूद है, उसकी ओपिनियन में प्रोबेबिलिटी है कि इस शख्स ने ही ऑफेंस कमिट किया है और इसे ट्राई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सटेंस एंड एविडेंस गैदर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर एंड फर्निश्ड टू द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट इन द फॉर्म ऑफ दिस पुलिस रिपोर्ट। जब नंबर 4 में उन अक्यूज पर्सन पे नाम लिखे जाएंगे जो कि ऑन बेल होंगे, और नंबर 5 में उन लोगों के नंबर 4 में उन लोगों के नाम लिखे जाएंगे जो कि ऑन बेल होंगे, और नंबर 5 में डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी रिकवर्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लिखा जाएगा। नंबर 6 के अंदर नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस लिखे जाएंगे, और नंबर 7 पर यानी कॉलम नंबर 7 में जो चीज़ लिखी जाएगी, 3 चीज़ें लिखी जाएंगी। एक स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, नंबर 2 ओपिनियन ऑफ द आईओ रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, यानी कौन कौन से ऑफेंस कमिट हुए हैं, और इसके साथ साथ कौन कौन से लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व थे इन द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। अब अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें, व्हाट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर सबमिटेड अंडर सेक्शन 173 CrPC, तो अगर इन तीनों चीज़ों को मिलाकर पढ़ा जाए, यानी हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स को, पुलिस रूल्स 1934 को और CrPC को और जजमेंट्स को साथ मिलाकर पढ़ा जाए, तो 6 किस्म की तकरीबन रिपोर्ट जो है हमारे सामने आती हैं। फाइनल रिपोर्ट, इनकम्प्लीट चलान, इंटरम चलान, कैंसिलेशन रिपोर्ट, अनट्रेस रिपोर्ट और सप्लीमेंट्री चलान। और अगर इन पर नोट आ जाए तो फिर हमने कैसे इसे डिस्कस करना है। अगर हम सबसे पहले इंटरम चलान की बात करें और 173 सेक्शन को जब हम पेरूज करते हैं तो सेक्शन 173 का तकाजा ये है कि एट द अर्लीस्ट विदाउट एनी अननेसेसरी एंड अनड्यू डिले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एविडेंस को गैदर करेगा और थ्रू फॉरवर्ड करवा के SHO से एट द अर्लीस्ट इसको सबमिट करेगा बिफोर द कोर्ट जिसने इसकी कॉग्निजेंस लेनी है। लेकिन अगर 14 दिन गुजर गए और उसने ये समझा कि मैं अपनी एविडेंस इस पीरियड में कंप्लीट नहीं कर पा रहा या नहीं कर सकता, तो वो 3 दिन मजीद के अंदर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 डेज वो एक इंटरम चलान बनाएगा और वो सबमिट करेगा कोर्ट में और बताएगा कि अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन ये हुई है और आगे मैं ये करना चाह रहा हूं और ये वजूहात की वजह से ये इन्वेस्टिगेशन मेरी मुकम्मल नहीं हो सकी। और फिर उसके बाद इनकम्प्लीट चलान। अब इनकम्प्लीट चलान को जब हम देखते हैं तो इनकम्प्लीट चलान 2-3 सूरतों में सबमिट होता है। मिसाल के तौर पे उसमें 4-5 अक्यूज पर्सन थे, उनमें से 2 अरेस्ट हुए, उनके मतलब आपने मुकम्मल तफ्तीश कर ली और आपने चलान सबमिट करवा दिया। अब चूंकि 3 अक्यूज पर्सन रह गए हैं जिसकी वजह से इस चलान को हम कहेंगे इनकम्प्लीट चलान सबमिट हुआ है। दूसरी सूरत यह है कि आपने एक ही अक्यूज था, आपने मुकम्मल एविडेंस कलेक्ट कर ली, सपोज वो रेप का केस था लेकिन आपने जो PFSA की रिपोर्ट भेजी वो अवेटेड है। अब इस सूरत में भी हम इसको इनकम्प्लीट चलान ही कहेंगे। अच्छा, अब इसके साथ जब हम सप्लीमेंट्री चलान की बात करते हैं तो जब इनकम्प्लीट चलान की जो चीजें रह गई हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने जो इनकम्प्लीट चलान जमा करवाया था उसमें जो अक्यूज पर्सन रह गए हैं वो दोबारा पकड़े गए हैं और आपने उनकी इन्वेस्टिगेशन कर ली है या उनको शामिल तफ्तीश कर ली है, उसके बाद जो चलान सबमिट होगा उसको हम सप्लीमेंट्री चलान कहेंगे। इसी तरह PFSA रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उसको जब हम सबमिट करेंगे तो उसको हम सप्लीमेंट्री चलान के तहत ही कहेंगे कि हमने इसे सबमिट किया। उसके बाद कैंसिलेशन रिपोर्ट, ये भी 173 के अंदर तो नहीं लिखा हुआ लेकिन हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के अंदर ये बात बड़ा कैटेगोरिकली लिखी हुई है कि 173 के सब सेक्शन 3 के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट सबमिट होती है। इस पे एक अलहदा से इंडिपेंडेंट मैंने डिटेल्ड एग्जॉस्टिव लेक्चर रिकॉर्ड किया है कि कौन सबमिट करेगा, कौन अग्री करेगा, डिसएग्री करेगा, अगर अग्री कर जाता है क्या होगा, डिसएग्री कर जाता है क्या होगा। यहाँ पे हमारे मुतलका सिर्फ ये है कि अगर कोर्ट 24/7 के तहत अगर पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 24/7 के तहत इस नतीजे पर पहुंचता है कि पुलिस रूल के 24/7 के
के अंदर दी गई ग्राउंड में से कोई ग्राउंड मौजूद है तो वो उसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट मुरतब करेगा और मजिस्ट्रेट जो कि इम्पार्टेड टू टेक कॉग्निजेंस उसको सबमिट कर देगा। तो यहां पर जो हमने जिक्र करना है वो ये करना है कि कैंसिलेशन रिपोर्ट भी जो है वो 173 के सबसेक्शन 3 के तहत ही सबमिट होती है। उसके बाद आ गया अनट्रेस्ड रिपोर्ट। अनट्रेस्ड रिपोर्ट जिसको हम 512 का चालान भी कहते हैं, ये मिस्टेकनली आप कह रहे हैं या मिसनॉमर बन गया है कि हम 512 का चालान उसे कहते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद 512 के तहत इसे हम सबमिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ये चालान भी 173 के तहत ही सबमिट होता है, लेकिन 512 का चालान हम इसलिए इसको ये मुस्तामल हो गया है या गलतुल आम हो गया है कि चूंकि 512 के अंदर या तो जो अक्यूज पर्सन है वो अननोन होते हैं या वो पकड़े नहीं जाते। तो अब जो एविडेंस गैदर हुई होती है फॉर द प्रिजर्वेशन आप उसको सबमिट करते हैं बिफोर द कोर्ट। तो 512 का चालान जिसे हम कहते हैं वो बेसिकली 173 के तहत ही सबमिट होता है। अब चौथा सवाल हमारा ये है कि इज इप्सी डिक्सिट यानी ओपिनियन, इप्सी डिक्सिट बोलते हैं ओपिनियन को, इज इप्सी डिक्सिट ऑफ पुलिस ऑफिसर गिवन इन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 इज बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। यानी एक पुलिस रिपोर्ट के अंदर जो ओपिनियन आईओ दे रहा है, यानी वो ये कह रहा है कि ये मेरे नजदीक ये इट शुड स्टैंड टू बी कैंसल्ड, वो ये कह रहा है कि ये फलां अक्यूज जो है इसको मैं खाना नंबर 2 में कह रहा हूं और मैं ये समझता हूं कि प्रोबेबली इसने ऑफेंस कमिट नहीं किया, और खाना नंबर 3 में अगर वो चालान कर रहा है तो वो कह रहा है कि प्रोबेबली इसने ऑफेंस कमिट किया है। अब ये जो ओपिनियन दे रहा है कॉलम नंबर 7 के अंदर, सवाल ये है या कैंसिलेशन रिपोर्ट की सूरत में सवाल ये है कि क्या ये कोर्ट पर बाइंडिंग है या नहीं है। डी फेलोज, इस हवाले से जो जजमेंट मैंने आपके सामने रखनी है वो 2 जजमेंट्स हैं। एक 2019 PCRLJ नोट है उसका 91, दूसरा 2019 PCRLJ नोट है 160। इसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली आला अदलिया ने ये हेल्ड किया कि इप्सी डिक्सिट यानी ओपिनियन ऑफ आईओ इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। और दूसरी जज ने कहा कि हाउएवर इफ द ओपिनियन इज बेस्ड ऑन sound material and evidence collected in its support is well founded then it can be taken into consideration। यहां पे भी उसे कंसीडर किया जाएगा verbatim as it is, कोर्ट उसको लेने की पाबंद नहीं है। डी फेलोज, इससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डज फाइलिंग ऑफ चालान रेज प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। ये बड़ी अहम डिस्कशन है कि जब हम ये कह रहे हैं कि उसको उस खाना नंबर 3 में चालान कर दिया गया है, जब खाना नंबर 3 में चालान कर दिया गया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो ये प्रिज्यूम कर रहा है कि ये बंदा गिल्टी है, या कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना चाहिए कि ये बंदा गिल्टी है। इस पर बड़ी खूबसूरत डिस्कशन जस्टिस रिटायर फजल करीम साहब ने अपनी बुक एक्सेस टू जस्टिस में की है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि डज द फाइलिंग ऑफ चालान रेज अ प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट? ने कहा द आंसर इज बिग नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इसलिए उन्होंने कहा द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इज अ स्क्रीनिंग प्रोसेस बेसिकली whereby the police and the prosecutor as experts in their fields reach an early determination of probable innocence or guilt of the person accused reflected in the police report under section 173 CrPC. Those who are probably innocent are screened out and those are probably guilty are sent up for trial। यानी यहां पर सिंपल ये कहा जा रहा है, जब ये कहा जाता है कि खाना नंबर 2 में चालान कर दिया गया या खाना नंबर 3 में चालान कर दिया गया, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आईओ ने जो एविडेंस गैदर की उसने ये कहा कि इस बंदे के मुतल्लक मुझे एविडेंस नहीं मिली और इस बंदे के मुतल्लक मुझे ये एविडेंस मिली है, या इस बंदे के मुतल्लक इतनी एविडेंस मिली है और इस बंदे के मुतल्लक इतनी एविडेंस मिली है। अब इस सूरत में ये जो वो एविडेंस सामने रख रहा है, खाना नंबर 2 में अगर किसी बंदे का नाम फिगर इन कर रहा है तो उसका कहने का मतलब ये है कि ये एविडेंस इसके मुतल्लक मुझे नहीं मिली, तो मेरा ये ख्याल है कि इस बंदे का अगर ट्रायल किया जाएगा तो वो एक फ्यूटाइल एफर्ट होगी, ये ट्रायल मेरी ओपिनियन के मुताबिक इसका ना किया जाए। लेकिन
अगर वो खाना नंबर 3 के अंदर रख रहा है तो वो यही कह रहा है कि मेरी गैदर्ड एविडेंस के मुताबिक मेरा ये ख्याल है कि इस एविडेंस पर ट्रायल किया जाए और इम्कान है कि इस बंदे ने ही ऑफेंस कमिट किया है। यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस तो मौजूद है जो कि राइट टू फेयर ट्रायल के, लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट नहीं है। यानी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हिज बीइंग गिल्टी और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग इनोसेंट का मतलब क्या ये है कि जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग गिल्टी कह रहे हैं तो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट उसके साथ अटैच है। जस्टिस साहब इस पे मुतल्लिक मजीद कहते हैं कि प्रोबेबली गिल्टी डजंट मीन प्रिज्यूम्ड टू बी गिल्टी। Presumed to be guilty is not and has never been the law in this country. The presumption of guilt would mean that determination of the police is final, which it is not. If it were final, there would be no need for trial. It would also mean that the only object of a trial is to give the accused an opportunity to prove that he is innocent. लेकिन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जूरिस्प्रूडेंस सो फार दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इवॉल्व हुई है वो ये है कि अक्यूज्ड इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट और दिस इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू स्टैंड इट्स case on its own footing and to prove the case beyond the shadow of doubt कि इस बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है, जबकि उसने अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं करनी। हाँ वो सर्टन प्लीज ले सकता है लेकिन वो प्ली लेने के बावजूद बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस पर शिफ्ट नहीं होता, वो शिफ्ट बैक होके ऑन द शोल्डर्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन आ जाता है। अब इस सवाल का जवाब ये हुआ कि ये जो डज फाइलिंग ऑफ चालान रेज प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है इज रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 इज एडमिसिबल इन एविडेंस और नॉट। ये जो हम चालान सबमिट करवा रहे हैं क्या ये काबिले इद्खाल शहादत है, यानी इसे बतौर शहादत इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये एक लेटेस्ट जजमेंट है 2020 PCRIJ पेज 1486, इसके अंदर इसका बड़ी खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया गया। कहा कि रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 173 इज मेयरली एन इंफॉर्मेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड द सेम इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। Presumption of innocence of accused involved in such report is not diminished by mere fact that the case has been sent up for trial or that particular witness or person had formed opinion against the accused। यानी कि ये जो रिपोर्ट हम सबमिट करवा रहे हैं ये सिंपल एक इंफॉर्मेशन है जो कि जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन ये काबिले इद्खाल शहादत नहीं है। डी फेलोस, इससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द कोर्ट्स व्हिच कैन टेक कॉग्निजेंस अपॉन द रिपोर्ट्स अंडर सेक्शन 173। इस हवाले से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक डिटेल्ड लेक्चर कॉग्निजेंस पर मैंने रिकॉर्ड किया है जो चैनल पर मौजूद है, वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट चलान एंड इंटरिम चलान। अमूमी तौर पे हम इंटरचेंजेबली, अल्टरनेटिवली, कंफ्यूजिंगली इन दोनों को वन एंड द सेम चीज समझते हैं और इस्तेमाल भी कर देते हैं, जबकि इंटरिम चलान का कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल ये है कि अगर 14 डेज के अंदर CrPC के तहत आईओ ये समझता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 फर्दर डेज वो एक इंटरिम चलान सबमिट करेगा और अदालत के अंदर के जनाब मेरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई और इस वजह से नहीं मुकम्मल हुई और इसलिए मैं इंटरिम रिपोर्ट जमा करवा रहा हूँ। जबकि इनकम्प्लीट चलान का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इनकम्प्लीट चलान हम उस वक्त कहते हैं जब कोई अक्यूज पर्सन जो है वो रह जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी 5 अक्यूज पर्सन थे, 2 अरेस्ट हुए, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, 3 एब्सकॉन्ड कर गए थे, तो अब ये 2 की हद तक इनकम्प्लीट चलान जमा होगा और 3 जब आएंगे वो जब पकड़े जाएंगे या उनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी तो फिर हम सप्लीमेंट्री चलान के तौर पर उसको सबमिट कर देंगे। या इसकी एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि कोई रिपोर्ट ओसिफिकेशन टेस्ट वगैरह करवाया गया अक्यूज पर्सन का या ऑफेंडर का अक्यूज पर्सन का या विक्टिम का, तो उस वक्त अगर वो रिपोर्ट अवेटेड है या PFSA की रिपोर्ट कोई भी अवेटेड है
तो हम उसको इनकम्प्लीट चालान कहेंगे और फिर सप्लीमेंट्री चालान के तौर पर वो रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएंगे। तो इनके दरमियान बुनियादी तौर पर एक डिफरेंस मौजूद है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ पुलिस डजंट सबमिट इंटरम और कंप्लीट चालान विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड या रीजनेबल टाइम, तो फिर हमारे पास रेमेडी क्या है। इस हवाले से जो हमारे पास जजमेंट है वो 2-3 जजमेंट्स हैं। PLD 2020 लेटेस्ट जजमेंट है लाहौर, पेज 434। जो अदालत कॉग्निजेंस ले सकती है वो अदालत डायरेक्शन पास कर सकती है फॉर द सबमिशन ऑफ चलान, अगर स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर या रीजनेबल टाइम के अंदर जो है वो चलान, स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर इंटरम चलान जमा नहीं हुआ और रीजनेबल टाइम के अंदर कंप्लीट चलान जो है वो जमा नहीं हुआ। और फिर PLD 2005 लाहौर पेज 470 के अंदर ये कहा गया कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस भी डायरेक्शन दे सकता है फॉर द सबमिशन ऑफ चलान अगर वो स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर जो है वो जमा नहीं हुआ। लेकिन एक बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि ये जो कोई भी अदालत है इंक्लूडिंग हाई कोर्ट IO को इस बात पे मजबूर या डायरेक्शन नहीं दे सकती कि वो चलान के अंदर फलां बंदे को चलान करे और फलां को चलान ना करे। डियर फेलोज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा क्वेश्चन है, कैन पर्सन डिस्चार्ज बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 के सब सेक्शन 3 और फिगर्ड इन कॉलम नंबर 2 बाय द पुलिस इन चलान बी समन्ड बाय ट्रायल और नॉट। यानी ये अमूमी तौर पे सवाल हमारे सामने आता है कि अगर एक बंदे को खाना नंबर 2 में चलान कर दिया गया है या उसके मतलब ओपिनियन ही नहीं दी कि पुलिस ऑफिसर ने या उसको मजिस्ट्रेट ने 173 के सब सेक्शन 3 के तहत जो है उसे डिस्चार्ज कर दिया था, तो क्या अदालत उसे दोबारा समन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो डियर फेलोज, इस सवाल का जवाब इस जजमेंट के अंदर जो बेसिकली डिस्चार्ज के मुताल्लिक है जजमेंट PLD 2001 आशिक हुसैन वर्सेस सेशन जज लोधरा पेज 271 लाहौर, इसमें आसिफ सईद खोसा साहब ने उस वक्त ये हाई कोर्ट लाहौर के जज थे, जस्टिस थे, जब इन्होंने ये जजमेंट दी, इन्होंने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट या जिस कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेनी है वो पुलिस ऑफिसर ने खाना नंबर 2 में लिखा है, 3 में लिखा है, उसने कोई ओपिनियन नहीं दी या उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद टेकिंग कॉग्निजेंस और समनिंग द अक्यूज पर्सन फॉर ट्रायल। कॉग्निजेंस लेने वाली अदालत और ट्रायल कोर्ट जो है वो किसी भी वक्त समन कर सकती है। ये मैं आपके सामने रेलिवेंट पोर्शन इस जजमेंट का पढ़ता हूँ। वेदर एन अक्यूज पर्सन हैड बीन डिस्चार्ज और नॉट, whether the police had opined about his guilt or not in its report under section 173 of the Code of Criminal Procedure are factors which are irrelevant to the issues whether cognizance of the offence is be taken or not and whether such an accused person is to be summoned or not to face a trial, because such decisions are to be made by the magistrate taking cognizance of the offence and the trial court on the basis of the material collected during the investigation and the attending circumstances of the case and not on the basis of any opinion formed by the police on the basis of such material। डियर फेलोज, ये चालान था जिसको कम्प्रीहेंसिवली मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।